वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 314 है, 314 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम अपना जो एक फुल टेस्ट कवर कर रहे थे उसको उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। 135 प्रश्न तक हमने इसमें कर लिया था। 136 से 150 तक देखेंगे तो इसमें पूरे 150 प्रश्न कवर हो जाएंगे। लगभग इसमें 110 के बाद से हमने जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स पर ही फोकस किया है सारा। और इसमें जो 15 प्रश्न है वो सारे के सारे करंट अफेयर्स के ही हैं, इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और कवर कर देते हैं पूरा। तो 136 है, इनमें से किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने? किसने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है? आईएलओ ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ, अंग्रेजी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य वातावरण के लिए आहन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इंग्लिश में ए कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यह रिपोर्ट जिस पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर 23वीं विश्व कांग्रेस में चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 137 पर आ जाइए। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। देखिए, नवंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की है और शीर्षक क्या है इसका? टूटा रिकॉर्ड, तापमान नई ऊंचाई पर फिर भी उत्सर्जन में कटौती करने में विफल। ठीक है, इस शीर्षक से रिपोर्ट में तापमान वृद्धि के चिंताजनक प्रभावों से बचने के लिए तत्काल जलवायु कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, देखिए, यह यूएनईपी की वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है। यह वैश्विक उत्सर्जन में कमी लाने की देश की प्रतिबद्धताओं और तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक उपायों के बीच अंतर की निगरानी करती है। तो यूएनईपी का नाम याद रखिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ परचेस कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 138 पर आ जाइए। वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास का निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, परिवर्तन अवश्यम भावी है, सुरक्षा, गुणवत्ता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद देश में समाचार मीडिया के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में काम करता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी और वर्ष 2023 का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। तो पिछली बार 16 नवंबर 2023 को मनाया गया और 24 का 16 नवंबर तो आया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो इससे ही बनेगा क्योंकि तब तक प्रश्न पत्र बन चुका होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 23 का पूछ रहा है। वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पॉल लिंच को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। चेतना मारू को हटा दीजिए, सारा वर्नस्टीन को हटा दीजिए, जोनाथन एस्कोफरी को हटा दीजिए। आयरिश लेखक हैं ये पॉल लिंच को इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। दोनों चीज़ें याद रखनी है, पॉल लिंच को भी याद रखना, पैगंबर सॉन्ग को भी याद रखना। उपन्यास का नाम कहाँ के हैं? आयरिश के हैं। बुकर पुरस्कार की बात करें, किसी एक कथा लेखन को दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है ये। क्वेश्चन नंबर 140 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? इटावा में बनाया गया है।
देखिए पशुपालन निदेशालय इटावा में उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य के पशुधन मंत्री, राज्य के कौन से, उत्तर प्रदेश राज्य के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने नवंबर 2023 में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। और 20वीं वसुधन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मवेशियों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो गलत है, कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 141 है, उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना संबंधित है किससे? काला धन से, बिजली उपभोक्ताओं से, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, आयकर से। उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुश्त समाधान योजना का संबंध है बिजली उपभोक्ताओं से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना जारी की है, तो विकल्प सी सही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिल पर 50 से 100% तक की छूट मिलेगी। 1 किलोवाट के उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान की जाएगी। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्हें अधिभार में 100% की छूट और बकाया राशि अधिकतम 12 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 142 पर आ जाइए। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? पहला है तो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। डी है इसका आंसर। देखिए भारत में सहारनपुर में भारत का पहला टेलीकॉम उत्कृष्टता केंद्र या दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इस पहल से दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरसंचार के क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करना और बढ़ावा देना। इस उत्कृष्टता केंद्र में 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से और 6G से जोड़ने पर शोध किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश में ही। देखिए राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और लोक कला को देश सहित विश्व भर में लोकप्रिय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान विषय के तहत किया गया था। यह महोत्सव ग्रामीण, ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच प्रदान करता है। और इसका आयोजन किया गया था कब से कब तक? 25 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा। तो यूपी का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 144वां प्रश्न है, मिथुन। मिथुन जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु है? असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, या अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का? ये मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है और साथ ही नागालैंड का भी राज्य पशु है। तो विकल्प डी सबसे अच्छा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। डी है इसका आंसर। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाली एक आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गोजातीय प्रजाति मिथुन को आधिकारिक तौर पर फूड एनिमल के रूप में मान्यता दी है। क्या होते हैं फूड एनिमल? वे पशु जिन्हें इंसानों के द्वारा भोजन उत्पादन अथवा उपभोग के लिए पाला जाता है। उपभोग का मतलब है इसको मारकर खाएंगे। देखिए यह जो मान्यता है वो मिथुन मांस के व्यावसायिक प्रयोग का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित किया जा सकेगा। मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है, तो विकल्प डी सही हो गया। इसका वैज्ञानिक नाम है वोस फ्रंटलेस और इसे कैटल ऑफ द हिल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का किस वर्ष तक का लक्ष्य है? वर्ष 2027 तक का।
उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2027 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 146 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन आर्द्रभूमि स्थलों के जोड़े जाने के कारण भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 82 से बढ़कर 85 हो गई? तवा जलाशय, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, नजरायण पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य। नागी और नकटी बिहार के हैं ये दोनों, तो 82 से पहले ही है ये, तो इसको हटा दीजिए नागी को। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, नजराना पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और साथ ही मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, इन 3 नए स्थल शामिल किए गए। इन्हीं के कारण 82 से बढ़कर संख्या 85 हो गई। तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में 85 आर्द्रभूमि रामसर स्थल हैं, और तमिलनाडु के नजराना पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, यही वो 3 है नए। क्वेश्चन नंबर 147 पर आ जाइए। भारत ने वर्ष 2023 में किस देश से सर्वाधिक हथियार खरीदे? रूस से खरीदे हैं सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए भारत ने साल 2023 में रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। भारत के कुल हथियार आयात का 36% हिस्सा रूस से आया है। क्वेश्चन नंबर 148 पर आ जाइए। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका गीतांजलि श्री के उस उपन्यास की पहचान कीजिए जिसको यह पुरस्कार मिला था। पुरानी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारतीय महिला है ये। गीतांजलि श्री का वो विख्यात उपन्यास, उसका नाम है, ये सारे के सारे उपन्यास वैसे तो गीतांजलि श्री के ही हैं, लेकिन उस उपन्यास का नाम जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, रेत समाधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए अपने बहुचर्चित उपन्यास रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेखिका गीतांजलि श्री के 5 बहुचर्चित उपन्यासों के नाम: माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि। सिपरी क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भूवैज्ञानिक संगठन है क्या, या अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के समकक्ष चीन का एक अलग स्पेस स्टेशन, या हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का काम करने वाला एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और होगा ये सिपरी। सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम है हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध करना। किस देश ने कितने हथियार बेचे, किस देश ने खरीदे, ये सब कुछ अपनी रिपोर्ट निकालता है ये। तो सिपरी क्या है? सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। यह संस्था युद्धों तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का काम करती है और नीति निर्माताओं को, शोधकर्ताओं को, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंकों की सूची में शामिल किया जाता है सिपरी को। क्वेश्चन नंबर 150 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित उपन्यास को पहचानिए। प्रभा वर्मा का उपन्यास है, कौन सा है? आंगन के पार द्वार, चेकबुक, मैं तो यहाँ हूँ, रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम के लिए वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था प्रभा वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को मिला है। उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। प्रभा वर्मा ने अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र सरकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार और वायलर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं प्रभा वर्मा पर। तो ये जो सरस्वती सम्मान है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है एग्जामिनर का मन, कि रौद्र सात्विकम से पूछ ले या नाम से पूछ ले।
तो 150 प्रश्न का ये फुल टेस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 110 के बाद से सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के ही रखे हैं। तो एक तरह से फुल टेस्ट हो गया है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।